1941 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुए लगभग 1.5 साल हो चुका था और हिटलर जीत रहा था। हिटलर की एयरफोर्स 8 महीनों से ब्रिटेन में बॉम्बिंग कर रही थी। आयरलैंड नेशन तबाह हो रहा था। Early in the enemy's intensified air attacks on London, bombs were dropped on the Dockland area. Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल अमेरिका को युद्ध में शामिल होने की भीख मांग रहा था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अपने लोगों को युद्ध में शामिल नहीं करना चाहता था। Your boys are not going to be sent into any foreign war. एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने के लिए अब इंग्लैंड अपने कॉलोनियल आर्मीज का इस्तेमाल कर रही थी, इंक्लूडिंग 25 लाख इंडियन ब्रिटिश आर्मी। इंग्लैंड ने इंडिया के बिहाफ पर एक्सिस पावर्स पर वॉर डिक्लेयर कर दी। सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट नेता थे, उन्होंने कलकत्ता में इसके खिलाफ मास सिविल डिसोबीडिएंट प्रोटेस्ट अरेंज कराए और अंग्रेजों ने उन्हें अपने ही घर में नजर कैद करवा दिया। लेकिन इसके बाद बोस ने जो किया, उसने बोस की लेगेसी चेंज कर दी। बोस कलकत्ता से एस्केप कर सोवियत यूनियन के रास्ते जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने नाजी जर्मनी से हाथ मिलाया, हिटलर से हाथ मिलाया। वहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, आजाद हिंद रेडियो को एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया, इवन एक्सिस पावर्स द्वारा पकड़े गए इंडियन ब्रिटिश आर्मी की फौज बनाई, आजाद हिंद फौज, जिनके और जर्मन फौज के माध्यम से वे ब्रिटिश इंडिया को इन्वेड कर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने की चाह रखते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं कि हमेशा आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो। हिटलर को हिंदुस्तानियों से नफरत थी, जो वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख चुका है, लेकिन फिर भी उसने क्यों बोस को बर्लिन में अपना फ्री इंडिया सेंटर बनाने दिया, आजाद हिंद फौज बनाने में मदद की, इवन बोस को अपना सबमरीन यूज करने दिया? क्यों? हिटलर बोस के माध्यम से ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वॉर जीतना चाहता था, एंड बोस काइंड ऑफ न्यू इट। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस, अ ट्रू नेशनलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, चाहे उसके लिए उन्हें बेनिटो मुसोलिनी, हिडेकी टोजो, इवन एडोल्फ हिटलर जैसे जेनोसाइडल लीडर्स से हाथ ही क्यों ना मिलाना पड़ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना जरूरी है कि सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर जैसे व्यक्ति से प्रभावित कैसे हुए। बोस बंगाल के एक एजुकेटेड परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पूरी की और इसके बाद वो बहुत बढ़िया जॉब कर सकते थे, लेकिन बोस को ब्रिटिशर्स से नफरत थी और वो उन्हें अपने देश से बाहर फेंक निकालना चाहते थे। इंग्लैंड से लौटकर उन्होंने गांधीवादी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जो इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, जो इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रही थी और जो गांधीवादी आइडियोलॉजी के तहत काम करती थी, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। लेकिन गांधी जी और बोस के आइडियोलॉजीज में जमीन आसमान का फर्क था। गांधी जी अहिंसा से आजादी पाना चाहते थे और बोस आजादी के लिए कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार थे, चाहे उसके लिए उन्हें हिंसा ही क्यों ना करना पड़े। बोस बिलीव कि इंडिया को केवल आर्म स्ट्रगल के द्वारा आजादी दिलाई जा सकती है, एंड बोस यूरोपियन फासिस्ट और कम्युनिस्ट रेजिम से इम्प्रेस थे और वही वे आजाद हिंदुस्तान के लिए चाहते थे। लेकिन 1928 में बोस कांग्रेस एनुअल मीटिंग में मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर आ गए थे, जो एक्चुअली कांग्रेस का खुद का प्रोपेगेंडा था। लेकिन गांधी जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट बोस डिडंट केयर अबाउट गांधी। अगले कुछ सालों में वे नेशनल स्टैचर के लीडर बन गए। टाइम मैगजीन में उनकी तस्वीर छपी थी। बोस यूरोप में कई देशों में घूमे, कई पॉलिटिशियंस से मिले, उन्होंने यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम को बारीकी से पढ़ा, एंड इवन वे फैसिस्ट इटली के लीडर बेनिटो मुसोलिनी से मिले। बट बोस को जर्मनी में रिसेंटली पावर में आए एडोल्फ हिटलर से मिलना था। I don't know why बोस नाजी जर्मनी के हिटलर से मिलना चाहते थे। हिटलर को हिंदुस्तानियों से नफरत थी। हिटलर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी कॉल्ड माइन काम्फ। ये बुक इंडिया में इतनी पॉपुलर है कि ये बुक आपको इंडिया के किसी भी बुक शॉप में मिल जाएगी, रास्ते पर मिल जाएगी, जहां से मैंने ये बुक खरीदी है। एंड आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट ये बुक आज भी इंडिया में बेस्ट सेलर है, जबकि हिटलर ने इस बुक में इंडियंस के लिए भद्दे भद्दे शब्द यूज किए। हिटलर लिखता है, ये भारतीय फ्रीडम फाइटर्स धोखेबाज है जो पूरे यूरोप में घूमते फिरते हैं और कुछ मुनासिब भारतीयों को ये यकीन दिलाते हैं कि वे ब्रिटिश एम्पायर से आजादी पा सकते हैं। भारतीय कभी भी इंग्लैंड से आजादी नहीं पा सकते।
हाँ, अगर ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन में निचले स्तर की नस्ल यानी भारतीयों को एडमिट करना शुरू करते तो शायद भारतीयों को आजादी मिल सकती है, पर वैसा कभी होगा नहीं। फॉर ऑब्वियस रीजंस इंडियन नेशनलिस्ट लाइक गांधी या नेहरू हिटलर के इस भारत विरोधी कमेंट्स के विरोधक थे, इवन बोस। लेकिन फिर भी बोस हिटलर से मिलना चाहते थे। बोस को लगता था हिटलर ब्रिटिशर्स का दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन हिटलर को इंडियन इंडिपेंडेंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हिटलर तो इंडिया में ब्रिटिश रूल का प्रशंसक था। उसने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, हमें ब्रिटिशर्स से कुछ सीखना चाहिए। चंद ब्रिटिशर्स ने करोड़ों हिंदुस्तानियों पर राज कर रखा है। वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वे प्योर रेस है और हिंदुस्तानी इम्प्योर रेस, निचले स्तर की नस्ल। इवन इंग्लिश वाइसरॉय हैलिफैक्स के जर्मन विजिट के दौरान उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए कहा था, तुम गांधी को शूट क्यों नहीं कर देते? इंडिया में सारा पॉलिटिकल अनरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। हिटलर ने इवन ये भी कहा था कि अगर इंग्लैंड उसे रशिया पाने में फ्री हैंड देती है तो उसे उसके एम्पायर इंक्लूडिंग इंडिया को रखे रखने की इजाजत दे देगा। इवन नोइंग ऑल ऑफ दिस, बोस हिटलर से मिलना चाहते थे। 1938 में जब बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए तब वे बॉम्बे में सीक्रेटली नाजी ऑफिशियल से मिले थे। बोस काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म से अट्रैक्टेड थे और गांधी जी और नेहरू ये समवॉट जानते थे क्योंकि बोस ने कांग्रेस के दो हिस्से कर दिए थे। एक हिस्सा जो गांधीवादी था, जो अहिंसा से आजादी पाना चाहता था, और दूसरा हिस्सा जो आजादी पाने के लिए एक्सट्रीमिज्म का रास्ता अपनाने के लिए तैयार थी। और इसीलिए जब 1938 में बोस फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए तो गांधी जी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी को बोस की आइडियोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिस वॉज द सेम टाइम जब एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 2, और हिटलर जीत रहा था। The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. हिटलर के इस अद्भुत विक्ट्री से बोस इंप्रेस थे और नाजी जर्मनी और हिटलर की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा था, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया का एनेक्सेशन हो या फिर पोलैंड का इन्वेजन, जर्मनी लाइटनिंग रैपिडिटी के साथ एक्ट करती है। दुश्मन को पता भी नहीं चलता। जर्मन्स प्री प्लानिंग करते हैं, इसलिए वे सारे जीत हासिल कर पा रहे। आगे वे जर्मन्स के इन देशों के इन्वेजन को काइंड ऑफ जस्टिफाई करते हैं, सेइंग इट वाज नेसेसरी एंड स्ट्रेटेजिक। जर्मनी भले फैसिस्ट, इंपेरियलिस्टिक, रूथलेस या क्रूअल हो सकता है, लेकिन उनके युद्ध शैली की क्वालिटीज की दाद देनी चाहिए। क्या जर्मन से क्वालिटीज नोबेल कॉज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? ओके, बोस को पता था कि हिटलर बुरा इंसान है, लेकिन उन्हें लगता था हिटलर इंडिया का अलाय बन सकता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। और बोस को लगता था वर्ल्ड वॉर 2 सही वक्त है हिटलर के साथ हाथ मिलाने का, उसे अपना अलाय बनाने का। तो जनवरी 1941 में बोस कलकत्ता के अपने घर से ब्रिटिश नजरकैद से एस्केप कर सोवियत यूनियन के रास्ते जर्मनी चले गए। बोस बर्लिन में सबसे पहले जर्मन पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के हेड वोवरमैन से मिले। बोस ने वोवरमैन को बताया कि उनके पास ब्रिटिश एम्पायर को डिस्टेबलाइज करने का एक इलैबोरेटेड ब्लूप्रिंट है। एक्सिस पावर्स की मदद से इंडिया ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस पा सकती है। बोस ने ब्लूप्रिंट मेमोरेंडम जर्मन फॉरेन ऑफिस में सबमिट की थी, जिसकी ऑफिशियल कॉपी हमारे पास है। मेमोरेंडम बाय सुभाष चंद्र बोस, प्लान फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द एक्सिस पावर्स एंड इंडिया। बोस का प्लान कुछ इस प्रकार था, यूरोप में फ्री इंडिया गवर्नमेंट की स्थापना होनी चाहिए। एक्सिस पावर्स और फ्री इंडिया गवर्नमेंट के बीच एक ट्रीटी साइन होनी चाहिए जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काम करेगी। इन शॉर्ट, एक्सिस पावर्स का इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए डिक्लेरेशन। इसके बाद रेडियो पर एक प्रोपेगेंडा शुरू करना होगा जिसमें हम भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अपने आजादी के लिए। अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया में इस विद्रोह के लिए नेसेसरी मटेरियल्स भेजी जाए। इस कार्य में जो भी पैसा लगेगा वो फिलहाल एक्सिस पावर्स को फ्री इंडिया गवर्नमेंट को लोन के स्वरूप में देना होगा, जो उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के मैक्सिमम 70,000 ब्रिटिश फौज है जो गवर्नमेंट के वफादार है, जिस कारण केवल ब्रिटिश फौज के दम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को होल्ड नहीं कर पाएगी। अगर इंडियन फौज विद्रोह करती है तो अगर केवल 50,000 की फौज मॉडर्न वेपन्स के साथ इंडिया भेजी जाती है तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया जा सकता है। ओके, देयर आर सो मेनी फ्लॉज इन दिस प्लान।
इस मेमोरेंडम में बोस कहीं ये एक्सप्लेन नहीं करते कि 50,000 की जर्मन फौज इंडिया कैसे पहुंचेगी, बट व्हाट बोस वांटेड वाज, वो चाहते थे एक्सिस पावर्स नाजी जर्मनी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए डिक्लेयर करते। लेकिन बोस को ये नहीं पता था कि हिटलर मेजर ब्रिटिश सिंपथाइजर था। उसे ना इंडिया के इंडिपेंडेंस में दिलचस्पी थी और ना ही बोस में। उसे तो केवल यूरोप और रशिया में इंटरेस्ट था। लेकिन नाजी जर्मनी और हिटलर को बोस की जरूरत थी बर्लिन में बैठकर एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, ताकि ब्रिटिश इंडिया में वॉर के दौरान पॉलिटिकल अनरेस्ट पनप उठे, ताकि इंडियन ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले इंडियंस विद्रोह करने लग जाए। हिटलर ने इस डिक्लेरेशन से मना नहीं किया, लेकिन इस डिक्लेरेशन को पोस्टपोन कर दिया ताकि फिलहाल बोस जर्मनी में रुक जाए। और ये सेम बहाने जर्मन ऑफिशियल्स बोस को अगले कुछ महीनों में बार बार देते रहे। लाइक उन्हें बताया जाता था कि हिटलर डिक्लेरेशन पे सोच रहे हैं, लाइक जर्मनी कॉकेशस पहुंच जाएगी तो डिक्लेरेशन दे देंगे, सुएज कैनाल को इन्वेट कर देगी तो डिक्लेरेशन दे देंगे। ये बहाने उन्हें बार बार दिए जाते थे, लेकिन मना नहीं किया जाता था, केवल उन्हें बिजी रखा जाता था। बोस एट एनी कॉस्ट डिक्लेरेशन चाहते थे, सो ही स्टेड अंटिल जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वेड कर दिया। Reports from the east reveal that the Luftwaffe are pounding the Moscow area. The raids are the heaviest yet carried out against the Soviet capital. Будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев то единого. Если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. इस इन्वेजन ने बोस के प्लान को बैक सीट पर लाकर रख दिया। बोस ने जर्मन ऑफिशियल्स को बताया कि सोवियत यूनियन इंडिया में बेहद पॉपुलर है। सोवियत यूनियन को इंडियंस एंटी इंपीरियलिस्टिक मानते हैं और जर्मनी और सोवियत यूनियन में किसी एक को सपोर्ट करने की बात आएगी तो इंडियंस सोवियत यूनियन को अपना सपोर्ट देंगे। प्लस बोस को सोवियत यूनियन पसंद था, जो अब ब्रिटिशर्स के अलाय बन चुके थे। बोस निराश होकर वियना चले गए, लेकिन जर्मन्स को अपने प्रोपेगेंडा वॉर के लिए बोस की जरूरत थी, तो उन्होंने बोस को डिक्लेरेशन का लालच देकर वापस बर्लिन बुला लिया। उन्होंने बोस के इनिशियल मेमोरेंडम में नोटेड फ्री इंडिया सेंटर और आजाद हिंद रेडियो बर्लिन में स्थापित करने में मदद की, जहाँ से बोस और उनकी टीम इंडिया में एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा प्रसारित कर सके। नॉट ओनली दिस, लेकिन बोस को जर्मनी में एक लग्जरियस घर प्रोवाइड किया गया था विद बटलर, कुक, गार्डनर एंड अ शॉफर्ड कार, जहाँ पर वे अपने वाइफ एमिली के साथ रहते थे। जर्मन चाहते थे बोस जर्मनी में कंफर्टेबली रहे, ताकि वे कंफर्टेबली अपना प्रोपेगेंडा जर्मनी में बैठकर चला सके। लेकिन जर्मन्स का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था वो था इंडियन लीजन, also known as Azad Hind Fauj. Bose raised an Indian legion of 3 infantry battalions and a company of regulars which would be trained to fight the British. That when the time came for Indian liberation, his legion would spearhead the struggle. बोस वॉर के दौरान एक्सिस द्वारा पकड़े गए इंडियन ब्रिटिश आर्मी के वॉर प्रिजनर्स को इकट्ठा कर फ्री इंडिया गवर्नमेंट की आर्मी बनाना चाहते थे, जो जर्मन्स के साथ मिलकर इंडिया को आजादी दिलाएगी। एंड जर्मन्स और इटालियंस ने उन्हें वैसा करने की मदद भी की। He recruited many of the prisoners who received his proposals eagerly, for they were all imbued with the same thought, freedom for India from the British yoke. इस फौज की यूनिफॉर्म दी गई, ट्रेनिंग दी गई और उनसे शपथ ली गई, which says, मैं ईश्वर की पवित्र शपथ लेकर कहता हूं कि मैं भारत की लड़ाई में जर्मन सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में जर्मन नस्ल और राज्य के नेता एडोल्फ हिटलर की आज्ञा का पालन करूंगा, जिस लड़ाई के लीडर है सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस फौज का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इस फौज का क्रिएशन ही प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया गया था। लाइक इन्हें देख ब्रिटिश आर्मी में पेरोल पर काम करने वाले इंडियंस मोटिवेटेड हो जाए और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ विद्रोह करने लग जाए। बाय द वे, जर्मनी ने केवल इंडियन प्रिजनर्स के साथ ही ऐसे लीजन्स नहीं बनाए थे, उन्होंने लगभग सारे दुश्मन देशों से पकड़े गए प्रिजनर्स को इकट्ठा कर अनेक लीजन्स बनाए थे, which was a part of the propaganda. लेकिन बोस का प्रोपेगेंडा एक ही था कि एक्सिस पावर्स इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जल्द से जल्द डिक्लेयर करे। एंड लेट्स मी टेल यू, अभी तक किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट जर्मनी और एक्सिस पावर्स कि बोस जर्मनी में है। लेकिन 10 नवंबर 1941 में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और ब्रिटिश कंट्रोल ऑल इंडिया रेडियो ने अनाउंस कर दिया कि बोस बर्लिन में है। बोस का सारा प्लान चौपट हो गया डिक्लेरेशन के बाद इंडिया में सडन सेंसेशन बनाने का। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट ब्रिटिश और अमेरिकन प्रेस ने बोस को प्रो नाजी ट्रेटर करार कर दिया।
इवन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बोस को गद्दार करार करते हुए मल्टीपल अगली कार्टून्स पब्लिश किए थ्रू आउट दोज ईयर्स, लाइक दिस कार्टून जहां बोस को चूहा दिखाया गया है और वे कह रहे हैं आई एम ब्रिंगिंग फ्रीडम टू इंडिया, और नाजी पॉलिटिशियन गॉबल्स उन्हें पकड़ कर खड़े हैं और पीछे हिटलर हंस रहा है। लाइक दिस कार्टून जहां दिखाया गया है कि बोस गरीब इंडियंस के ऊपर मिसाइल्स गिरा रहे हैं, मीनिंग बोस इंडिया में वॉर लेकर आ रहे हैं, और जब जापान ने वॉर में हिस्सा लिया तब उन्होंने तब भी कार्टून्स बनाए लाइक दिस वन जहां बोस को गधा दिखाया गया है। इंपीरियल जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो उनके ऊपर बैठकर राइड कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर्स बट यू गेट द पॉइंट। नॉट ओनली कम्युनिस्ट पार्टी बट ऑल्सो कांग्रेस मेंबर्स बोस के इस एक्सिस अलायंस से खुश नहीं थे, लेकिन जर्मन ऑफिशियल्स और हिटलर खुश था, क्योंकि इस न्यूज के बाद ब्रिटिशर्स के बीच एंजाइटी बढ़ चुकी थी ये सोचकर कि बोस जर्मनी में क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। लाइक वी हैव ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहां नाजी डिप्लोमेट रिबेनट्रॉप हिटलर को सेम चीज इन्फॉर्म कर रहे हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग इन दिस ब्रीफ टू द फ्यूरर कि बोस कंसिस्टेंटली कई महीनों से एक्सिस पावर्स को इंडिया के डिक्लेरेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी डिक्लेरेशन तभी की जा सकती है जब रशिया के टोटल कोलैप्स के बाद ब्रिटिश जर्मनी के साथ पीस नहीं करेगी। जर्मन्स इंडियन डिक्लेरेशन को एज अ बेट यूज कर रहे थे, और जब फ्रस्ट्रेटेड बोस हिटलर से मिलने की जिद करने लगे तब जर्मन ऑफिशियल्स ने उन्हें बिजी रखा। डिक्लेरेशन अब कर देंगे, तब कर देंगे, हिटलर आपसे जल्दी मिलने वाले हैं। लेकिन 7 दिसंबर को जापान ने अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर दिया, एंटरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अब यूएसए भी एक्सिस पावर्स के खिलाफ अलाइज के साथ खड़ी थी। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. लेकिन पैसिफिक में जापानीज एक के बाद एक विक्ट्रीज हासिल कर रहे थे और अब वे इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। इवन उन्होंने इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर बम बरसाए थे। जापानीज एम्पायर तेजी से ग्रो कर रहा था। जापानीज प्राइम मिनिस्टर टोजो चाहते थे ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करे। जापान हैड नो इंटरेस्ट इन इंडियन इंडिपेंडेंस, लेकिन उनकी जंग ब्रिटिशर्स से थी और उन्हें पता था ब्रिटिशर्स को इंडियन सपोर्ट की कितनी जरूरत है। जापान इंडिया में एडवांस करना चाहती थी और इसलिए अब जापान जर्मनी, इटली, जापान और फ्री इंडिया के बीच इंडियन इंडिपेंडेंस पर डिक्लेरेशन करना चाहती थी ताकि उनकी इंडियन एडवांस लेजिट लगे। जापान रेडी थी, फासिस्ट इटली के बेनिटो मुसोलिनी रेडी थे, वो ऑलवेज लाइक बोस, बट हिटलर रिजेक्टेड। यू नो व्हाई? बिकॉज ही वाज स्कैर्ड जापान के इस इंडियन एडवांस से, क्योंकि अगर जापान के हाथों इंडिया आ जाता तो रशिया के फॉल के बाद उसके पास कोई बेट नहीं बचता ब्रिटेन के साथ पीस डील करने के लिए। लेकिन हिटलर फाइनली बोस से मिलने के लिए तैयार हो गया। 26 मई 1942 को हिटलर बोस से मिला। ये एकमात्र फोटो है हिटलर और बोस का, और इस फोटो को देखकर कुछ इंडियंस बहुत खुश होते हैं। कुछ तो फिक्शनल कहानियां भी देखी है मैंने इंटरनेट पे, लेकिन जो ऑफिशियल मिनट्स जो जर्मन ऑफिशियल्स द्वारा नोट की गई है, रिकॉर्ड की गई है, उसके अनुसार ये मीटिंग एक डिजास्टर थी। ज्यादातर वक्त हिटलर ही बोलता रहा। डिक्लेरेशन देने से उसने साफ मना कर दिया और उसने बोस को जापान जाकर लड़ने की सलाह दी। और जब अंत में बोस ने हिटलर को अपनी किताब मेन काम्प में इंडियंस के प्रति लिखी गई रेशियल कमेंट्स को हटाने की बात कही तो हिटलर ने क्या कहा पता है? अरे ये तो पुरानी बातें हैं, इसे भूल जाओ। एवरीथिंग दैट जर्मनी एंड हिटलर डिड वाज पार्ट ऑफ देयर प्रोपेगेंडा। इवन दिस मीटिंग, इस मीटिंग को जर्मन प्रेस ने इतना पब्लिसाइज किया कि इसकी खबर ब्रिटिश इंडिया तक पहुंच गई। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स इस मीटिंग से डर गए थे, लेकिन बोस जल्द से जल्द जापान जाना चाहते थे। लेकिन जापान जाने से पहले उन्होंने इंडियन लीजन की रिक्रूटमेंट जारी रखी। इवन इन सोल्जर्स को पैराशूट से नॉर्थर्न ट्राइबल एरियाज में ड्रॉप करने की बातें चली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जुलाई 1942 में जर्मन मिलिट्री कमांडर रोमेल ने अपना अफ्रीकन कैंपेन शुरू किया। तब उसे इंडियन लीजन को उसके अफ्रीका कॉर्प्स का हिस्सा बनने की सलाह दी गई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। और हिटलर ने तो ये तक कहा था कि इंडियन लीजन एक जोक है, मजाक है। इंडियन लीजन आजाद हिंद फौज एक प्रोपेगेंडा यूनिट बनकर रह गई। और जब अक्टूबर 1942 में पहली आजाद हिंद फौज की बटालियन ने बोस और यामामोटो के सामने परेड किया तो जर्मन प्रेस ने इसे खूब पब्लिसाइज किया। लेकिन इस फौज को इंडिया की आजादी के लिए कभी लड़ने का मौका नहीं मिला। और जब बोस जापान चले गए तो इस फौज में, इस लीजन में म्यूटिनी होने लगी। कुछ फौजी जर्मन फौज के लिए लड़ना नहीं चाहते थे
और जो तैयार हुए उन्हें जर्मन कॉम्बैट ब्रांच एसएस वेपन के साथ अटैच किया गया। जो फौजी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए रिक्रूट किए गए थे वो अब नाजी जर्मनी के लिए लड़ने वाले थे। जापानियों को विश्वास नहीं था कि कभी जर्मन्स और हिटलर बोस को जर्मनी से जाने देंगे, लेकिन हिटलर गांधी और नेहरू को बोस से बड़ा इन्फ्लुएंशियल नेता मानता था। अगस्त 1942 में जब कांग्रेस ने गांधी और नेहरू की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की तो पूरे देश में खलबली मच गई। हिस्टोरियन मीर बोस सेज इट वाज अ ब्रिलियंट मूवमेंट व्हिच नियरली वॉन द वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। जो चीज गांधी और नेहरू इंडिया में बैठकर कर रहे थे वो चीज बोस जर्मनी में बैठकर नहीं कर पा रहे थे। जर्मनी को अब बोस की जरूरत नहीं थी और फरवरी 1943 को बोस जर्मन सबमरीन U-180 में सवार हुए इंडियन ओशन की ओर बढ़ने के लिए। वे मैडागास्कर की साउथ ईस्ट दिशा के पास पहुंचे जहां से उन्हें जापानीज सबमरीन I-29 में ट्रांसफर किया गया और आखिरकार 90 दिनों के सफर के बाद बोस जापान पहुंचे। लेकिन बोस की जापान पहुंचने की टाइमिंग बेहद खराब थी। जापान अपने फील्ड मार्शल यामामोटो के मौत का शोक मना रहा था। यामामोटो ने ही जापान को 6 महीने अनबिलीवेबल विक्ट्रीज दिलाई थी, लेकिन जापान अब अमेरिकन सबमरीन्स का जवाब नहीं दे पा रही थी और वे पीछे हटने लगे थे। और दूसरी ओर स्टालिनग्राड और अफ्रीका में मिले डिफीट के बाद जर्मनी और इटली इस जंग में कमजोर पड़ गई थी। पर स्टिल जापान के लीडर टोजो को लगता था कि वो इंडिया को इन्वेड कर ब्रिटिशर्स को कमजोर कर सकते हैं। टोजो ने बोस की मदद की बट ही हैड हिज ओन प्रोपेगेंडा। जापानियों ने भी जर्मन्स की तरह इंडियन वॉर प्रिजनर्स को इकट्ठा कर एक फौज बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी। बोस ने इस आर्मी की सिंगापुर में कमांड ली, उन्हें आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। बोस इतने पावरफुल स्पीकर थे कि उनका भाषण सुन इवन साउथ एशिया में रहने वाले इंडियन लोकल्स ने भी आईएनए में पार्टिसिपेट किया। आईएनए की फौज की संख्या 12,000 की हो गई। लेकिन जहां इस फौज को इंडियन कैंपेन के लिए यूज करने की बात चली तो जापानीज मानते थे ये आईएनए फौजी वेल ट्रेंड नहीं है, तो उन्हें केवल एज अ प्रोपेगेंडा टूल यूज करना चाहिए। लेकिन पता है बोस ने क्या कहा? मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो पहला खून हिंदुस्तान के सरजमी पर बहेगा वो एक हिंदुस्तानी का बहना चाहिए। प्लान कुछ इस प्रकार था। इंपाल जो ब्रिटिशर्स का मेन बेस था वह इंडियन ब्रिटिश फौज तैनात थी। जापानीज इस बेस को हासिल करना चाहते थे, साथ ही में कोहिमा को सराउंड करना चाहते थे ताकि ब्रिटिशर्स को दीमापुर से कोई सहायता ना मिल सके। इन मल्टीपल कैंपेन्स में आईएनए के फौजियों की संख्या केवल 8,000 थी और शाहनवाज ने जो रिपोर्ट बोस को दी थी उसके अनुसार आईएनए के फौजियों को जापानियों ने रोड मेकिंग, ब्रिज रिपेयरिंग, जंगल का फायर बुझाने का एवं जापानीज फौजियों को राशन पहुंचाने का काम दिया था। उन्हें लेबर बटालियन बनाया था। बोस इस रिपोर्ट को पढ़ बेहद नाराज थे, लेकिन उनकी मेन बटालियन जिसकी संख्या 3,000 थी, ये बटालियन जापानियों के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी। लेकिन जापानीज आईएनए का इंपाल कोहिमा कैंपेन एक डिजास्टर था और उन्हें रिट्रीट करना पड़ा। इस डिजास्टरस हार के बाद आईएनए के कई फौजियों ने आईएनए को छोड़ दिया। इवन 4 इंपॉर्टेंट आईएनए ऑफिसर्स ने आईएनए को छोड़ दिया। बोस वाज इन शॉक। और दूसरी ओर रशियंस जर्मनी पहुंच गए थे और इटली हार मान चुका था। लेकिन क्या सुभाष चंद्र बोस ने हार मानी? बिल्कुल भी नहीं। पता है, वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज सुभाष चंद्र बोस नेवर एवर गेव अप। वो कभी भी हार नहीं मानते थे। इवन उन्होंने बचे कुचे आईएनए फौजियों के साथ मिलकर एक जापानीज कैंपेन में हिस्सा लिया। इस बार वे खुद बैटल फ्रंट पहुंच गए। उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि आईएनए की संख्या कम है, एक्सिस पावर्स ये जंग हार रही है। फिर भी उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं आईएनए के फौजी वीरों की तरह लड़कर मरे। मुझे पता है एक्सिस वॉर हार सकता है, लेकिन आईएनए को बहादुरी और वीरता की गाथा अपने पीछे छोड़नी चाहिए ताकि भारतीय इस कहानी से गर्व महसूस करेंगे और आगे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन फाइनली सुभाष चंद्र बोस की एक्सिस पावर्स के साथ मिलकर इंडिया को आजादी दिलाने की कैंपेन पर रोक लग गई जब जर्मनी ने अलाइज के आगे सरेंडर कर लिया। हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली। यूएसए ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए और जापान ने आखिरकार सरेंडर कर लिया। बट बोस, बीइंग बोस, स्टिल डिडंट गिव अप। पता है, जब उनके सहायक ने उन्हें जापान के सरेंडर के बाद कहा दुनिया खत्म हो गई है,
तब उन्होंने उनके सहायक को कहा, वेल, तुम्हें दिखाई नहीं देता? वी आर द ओनली पीपल, हम इकलौते ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। बोस अब सोवियत यूनियन जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए मदद लेना चाहते थे। दिस मैन ही नेवर गिव अप। लेकिन जब वे ताइपाई से डैलंग की ओर बॉम्बर प्लेन से निकले थे, उनकी प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई और उनकी मौत हो गई। वेल, बोस के डेथ के अराउंड कई कंस्पिरेसीज है जिनकी बात आज तक चलती है, लाइक उनकी मौत नहीं हुई थी, उन्होंने एस्केप करने के लिए नाटक रचा था, सो मेनी अदर थिंग्स। बट फॉर दिस स्टोरी लेट्स अज्यूम सुभाष चंद्र बोस की उस प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी और इसके साथ उनके फैसिनेटिंग स्टोरी का अंत हुआ। हिटलर, नाजी जर्मनी, इवन जापान ने बोस का उनके प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया। ऐसा नहीं था कि बोस को यह पता नहीं था, ही वॉज अ स्मार्ट मैन, लेकिन वो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, देश की आज़ादी के लिए ये सारी चीज़ें सहने के लिए तैयार थे। वे किसी भी हद तक जा सकते थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। ही वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट एंड ही वॉज नॉट अ फैसिस्ट। उन्हें केवल इंडिया को आज़ाद करवाना था किसी भी हालत में। पता है मरने से पहले उनके आखिरी शब्द क्या थे? हबीब, मेरा अंत अब करीब है। मैं अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए लड़ा, मैं अपने देश की आज़ादी के लिए मर रहा हूँ। जाओ और बताओ मेरे देशवासियों को कि वे आज़ादी की लड़ाई जारी रखें। इंडिया आज़ाद होगा।